स्वागत है आप लोगों का परीक्षा लाइव चैनल पे। मैं हूं आपका जीएस का मेंटर विनीत। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपकी कंपटीशन लाइफ में हर एक सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जीएस हो। लेकिन सबके अंदर जो सबसे खतरनाक सब्जेक्ट होता है वो होता है जीएस। जीएस को खतरनाक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये गहरे समुद्र की तरह होता है, जिसकी गहराइयों में आप जितना जाते रहेंगे आपको उतना ही कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा। लेकिन क्या हमें इतनी गहराइयों में उतरने की जरूरत है? मैं कहता हूँ नहीं। हमें इतनी गहराइयों में जाना ही क्यों है जब हम ऊपरी स्तर से ही अपनी तैयारी बहुत स्ट्रांग कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे सर कैसे हो सकता है? जीएस के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बार बार एक क्वेश्चन को देते हैं। जी हाँ, यानी एक ही टॉपिक से न जाने कितनी बार एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो हमें सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन पे फोकस करना है जो बार बार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमारे टकराते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो जैसा कि आज हम शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में लगातार बार बार आए। तो चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है क्लास, जिसको किस नाम से भी जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता के। हड़प्पा सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक, सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक। अब पुरानी सभ्यताओं में से क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि अगर आप इतिहास को पढ़ें, ठीक है, अगर आप इतिहास को पढ़ते हैं तो सबसे पहले यानी इससे पहले पाषाण युग आता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्टोन एज। पाषाण युग जहां से खत्म होता है वहीं से हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट होती है। अब आप सोचेंगे सर पाषाण युग के बाद जब हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट होती है तो पाषाण युग के लिए हम इतना निर्भर क्यों नहीं है, या फिर इसके लिए इतने क्वेश्चंस देखने को क्यों नहीं मिल रहे हमारे पेपर? क्योंकि पाषाण युग का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लिखित साक्ष्य मिले हैं और लिखित इतिहास भी मिले। और हड़प्पा सभ्यता इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, ये जान लीजिए। इसका एक और नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता, यानी सिंधु नदी के किनारे पर है। हाँ जी सर, बिल्कुल है। तो ऐसा कौन सा इसकी जगह है, या ऐसी कौन सी इसकी जगह है जो सिंधु घाटी के पास में है? क्लास वो और कोई से नहीं, मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो जो जगह है वो है सिंधु घाटी के पास, यानी सिंधु घाटी के किनारे पर बसे। क्लास हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, जितनी भी सभ्यताएं, चाहे फिर वो माया सभ्यता हो, चाहे हड़प्पा हो, चाहे भीमबेटका या आगे आने वाली कोई भी सभ्यता, उन सभ्यताओं की सबसे बड़ी खास बात यह होती है सारी सभ्यताएं नदी के किनारे बनती है। कहां बनती हैं क्लास? नदी किनारे बनाई जाती है। नदी किनारे ही क्यों बनाई जाती हैं सर? नदी किनारे बनाने का इसका सबसे बड़ा मकसद होता है क्योंकि जो पानी है वो हमारे जीवन की सबसे मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है, हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। क्योंकि उस वक्त खेती की जाती थी, खेती पर निर्भर होते थे सारे, इसलिए सारी सभ्यताएं नदी किनारे बनती थी। ऐसे ही हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता और जो मोहनजोदड़ो शहर वो भी नदी किनारे ही बना। चलिए क्लास अब चलते हैं आगे की तरफ। ये देखिए क्लास, ये है मैप। अब आपने देखा जो मोहनजोदड़ो है, जो मोहनजोदारो है वो इंडस यानी सिंधु घाटी के पास है। इसी के अलावा एक और जगह है इसकी, धोलावीरा। धोलावीरा जो जगह है बेटा, ये पड़ती है आपकी लूनी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे सर? लूनी नदी। सर ये लूनी नदी आप क्यों बता रहे हैं? क्योंकि लूनी नदी जो है वो एकमात्र लंबी नदी है। कहां की? रेगिस्तान की, यानी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र सबसे लंबी नदी है। ये भी ध्यान रखिएगा, एकमात्र लंबी नदियां कहां की? हमारे रेगिस्तानी इलाके की। आप देखिए क्लास, आप जितने भी शहर देखें वो हर एक किसी ना किसी, बालाकोट देखिए वो भी नदी के किनारे है, ठीक है, धोलावीरा नदी के किनारे, अम्बरी नदी के किनारे है, वनावली वो भी नदी के किनारे, हड़प्पा भी नदी के किनारे है। देखिए यानी सारे जो जितने भी इसके शहर हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी नदी के किनारे हैं। और मैंने अभी आपको बताया था ये सभ्यताएं इसलिए नदी किनारे विकसित होती हैं क्योंकि पानी एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। चलिए क्लास अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मोहनजोदारो का स्थानीय नाम था।
मोहनजोदारो का स्थानीय नाम था? रेगिस्तान का टीला, नदीमुख भूमि का टीला, मृतकों का टीला या जीवन का टीला? मोहनजोदारो की जब खुदाई हुई तो वहां पर सबसे ज्यादा लाशें मिली। लाशों का मतलब था वहां पर आप कह सकते हैं सामूहिक कब्रगाह, कब्रगाह जिसे हम कहते हैं कब्रगाह, वो मिला। कब्रगाह की खासियत क्या थी? खासियत ये थी कि यहां पर शीशे भी मिले थे कुछ। हाँ जी, शीशे भी मिले थे। शीशे भी किसके थे? मेटलिक थे, यानी मेटल के थे, मेटल के थे। ठीक है बेटा, मेटल के शीशे यानी उस पर शाइनिंग परत होती थी और उससे वो लोग देखते थे। ये सबसे बड़ी बात थी मोहनजोदारो की। अब मोहनजोदारो की इतनी खास बात थी, और जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर कब्रगाह मिली, लोगों की लाशें मिली, यानी मृत अवशेष मिले। क्या मिले बेटा? मृत अवशेष मिले। तो मृत अवशेष से कुछ नाम क्लियर हुआ? अब देखिए यहाँ पर कुछ है, मृतकों का टीला, यानी जो मृत हैं उनका टीला, इसलिए इसका नाम था मृतकों का टीला। रेगिस्तान का टीला नहीं था, नदीमुख भूमि का टीला नहीं था, जीवन का टीला नहीं था। देखो ये ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, मृतकों का टीला या जीवन का टीला। मृतकों का टीला इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि यहाँ पर लाशें मिली, बताया सामूहिक कब्रगाह मिले, शीशे भी मिले। जो शीशे क्या थे? एक तरीके से आईने का काम कर रहे थे, और जो किसके थे? मेटल्स के थे। बहुत जगह पर यहाँ पे सोने चांदी की चीजें भी मिली। ठीक है, इसके अलावा बीड्स, जिसे आप कह सकते हो जो शंख वंख होते हैं, जो शंख होते हैं क्लास, जो शंख होते हैं, ठीक है, इससे बनी हुई मालाएं भी मिली थी इनके पास। यानी ये बहुत आधुनिक सभ्यता थी, इसलिए यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं क्लास। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? सबसे बड़ा भवन मोहनजोदड़ो की एक और खास बात बेटा, यहाँ पर बहुत सारे भवन मिले, बहुत सारे भवन मिले। भवन का मतलब है यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत उन्नत था, बहुत ज्यादा उन्नत था। कितना उन्नत था कि यहाँ पे हमें बहुत सारी बिल्डिंग्स मिली, बहुत सारी बिल्डिंग्स मिली। जिन बिल्डिंग्स के अंदर आप अगर देखें तो स्नानागार था, स्नानागार यानी जो पूल था, स्विमिंग पूल कहते हैं। अन्नागार था, यानी अन्न का घर, अन्नागार था। ठीक है, इसके अलावा मकान थे, डबल स्टोरी बिल्डिंग्स जिसे कह सकते हैं। बिल्डिंग्स थी, जो मकान थे आपके वो कैसे थे बेटा? जो मकान थे मेरे भाई वो थे डबल स्टोरी के। तो इसके अंदर सबसे बड़ा जो सिस्टम था, यानी जो सबसे बड़ा था वो कौन था बेटा? इसके अंदर जो सबसे बड़ा था वो सस्तम होल नहीं था। विशाल स्नानागार नाम से विशाल है, लेकिन वो उतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा धान्यागार था, यानी जो आपका मैंने क्या बोला? अन्नागार। यानी अन्नागार यानी जिसके अंदर अन्न रखते थे ये लोग। अन्नागार क्या था? अन्नागार के अंदर अन्न रखा जाता था, यानी खाने का सामान रखा जाता था। क्या रखा जाता था? खाने का सामान, यानी चावल, गेहूं, ये सब रखा जाता था। चावल से मुझे एक चीज और याद आई, यहाँ पर चावल की खेती भी होती थी। अब कहोगे सर चावल की खेती तो बहुत आम बात है, इसमें क्या बात है? चावल की खेती आम बात तो है, लेकिन जहां चावल उगाए जाते थे वो जगह इंपॉर्टेंट है। क्यों? चावल शोतोगई यानी अफगानिस्तान के करीबन उगाए जाते थे। कहां पे? अफगानिस्तान। अरे सर अफगानिस्तान के अंदर तो नदी ही नहीं है, नदी नहीं है तो कैसे उगाते थे? इनका जो सिस्टम था, यानी जो इनका रिवर सिस्टम था, यानी नहरों का जो परियोजन था वो भी बहुत उन्नत था। नहर परियोजन भी इनका बहुत ज्यादा ही उन्नत था, और इसलिए ये अफगानिस्तान तक में चावल उगा सकते थे। और यहाँ पर जो अल है, जो प्लफ है, ठीक है बेटा, काउंटर थे, मतलब ऐसे जोत के निशान मिले हैं, ऐसे जोत के निशान मिले हैं यहाँ पर, यानी ये हमसे भी बहुत ज्यादा ही उन्नत थे क्लास, बहुत ज्यादा उन्नत थे। चलिए तो यानी इसका आंसर है धान्यागार। चलिए अब चलते हैं और आगे की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है और कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुआ है। देखिए, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों बना और ये क्यों आया? जैसे कि आप देख सकते हैं 5 अगस्त 2017 के अंदर आया। क्यों आया? क्योंकि 2017 16-17 के बीच ही भीमबेटका गुफा की खोज हुई। भीमबेटका की जो गुफा थी उसको खोजा गया। अब भीमबेटका जो गुफा थी उसको खोजा गया, तो इसकी खासियत क्या थी? क्यों हमें पढ़ना है? भीमबेटका जो गुफा थी ना भाई मेरे और मेरी बहनों, भीमबेटका गुफा एक ऐसी गुफा थी जो हड़प्पा से भी पुरानी निकली।
जो हड़प्पा से भी पुरानी निकली। कहोगे सर अभी तो आपने कहा पाषाण युग था, हाँ पाषाण युग था, और उसके अंदर जो लिखी हुई चीजें वो समझ नहीं पाए, तो यानी जो भीमबेटका जो गुफा है उसके अंदर चित्र शैली मिली है हमें, जो हमें चित्र शैली मिली है, जिसके अंदर लाल रंग सबसे ज्यादा जरूरी था, लाल रंग सबसे इंपॉर्टेंट था, उसको अभी तक पढ़ नहीं पाए। और इसकी एक खासियत और भी है कि जो हॉल्स थे ना, जो गुफाएं थी, उसके ऊपर इन्होंने छेद कर रखे, यानी होल्स कर रखे। होल्स भी कैसे, जैसे आप दीवार को देखेंगे, दीवार के अंदर अगर आप एक चीज मसलते रहते हैं, या फिर आपने बाट देखा होगा, जो बाट होता है जब बाट से पीसते हैं, धनिया पीसते हैं, तो यहां पर निशान बन जाता ना, सेम वैसे ही निशान वहां मिले, सेम वैसे ही निशान वहां मिले। बिल्कुल सही। अच्छा सर आपने पूरी कहानी बता दी कि सबसे पुराने थे, इसमें चित्र शैली थी, लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, और इसके अंदर छेद भी मिले, लेकिन थे कहां, पूछा तो हमसे जगह है, ये तेलंगाना में नहीं मिले, ये उड़ीसा में भी नहीं मिले, ये कर्नाटक में नहीं मिले, ये मिले मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भोपाल से 45 किलोमीटर दूर भीमबेटका की गुफाएं हैं। कहां पर, मध्य प्रदेश से भोपाल की साइड जाएंगे आप, भोपाल से 45 किलोमीटर दूर यहां पर है आपकी भीमबेटका की गुफा। चलिए अब भीमबेटका गुफा को थोड़ा और करीब से जानते हैं हम। देखो ये है भीमबेटका की गुफाओं के चित्र। देखो आप देखोगे यहाँ पर बना रखे हैं, हिरन बना रखे हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर गाय बैल बना रखे हैं, ये देखिए। अब इसके अंदर मैक्सिमम जो आप कलर देखोगे ना बेटा, वो है रेड, वो है क्लास रेड, रेड, ठीक है, रेड, रेड। ये जो रेड कलर है यही सबसे इंपॉर्टेंट था वहां पर, और यही लाल रंग की वजह से ये एकदम ही अलग हो गए अपने तरीके से। क्यों हो गए? भारत के अंदर अगर आप भारत की बात करें, अगर मैं भारत की बात करूं थोड़ी सी, भारत के अंदर सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता मिली सबसे पुरानी, यानी आप कहते हैं कि सर हड़प्पा सभ्यता थी सबसे पुरानी। इससे भी पुरानी आई भीमबेटका की। भीमबेटका इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? क्योंकि इन्होंने लाल रंग का इस्तेमाल किया बार बार। अब जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो पुरातत्वविद हैं हमारे, वो ये सोच रहे हैं कि इन्होंने लाल रंग का ही इस्तेमाल क्यों किया, यानी इस पर अभी तक खोज चल रही है कि लाल रंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया था। चलिए तो आपने भीमबेटका की गुफाएं भी देख ली थोड़ी सी, अब भीमबेटका की गुफाएं देख ली, तो चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। निम्न से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? नगर नियोजन, देखिए हर एक सभ्यता, अब मैं आपसे एक बात करता हूं, छोटी सी बात करता हूं आपसे, क्या हर एक सभ्यता की अपनी अपनी कुछ खासियत होती। जैसे अगर मैं माया सभ्यता की बात करूं, अगर मैं माया सभ्यता की बात करूं, तो माया सभ्यता का जो कैलेंडर है वो उसकी खासियत बना था, जो रिचुअल्स थे वो उसकी खासियत बने थे। इसके अलावा अगर मेसोपोटामिया में जाएंगे, अगर हम जाएंगे मेसोपोटामिया में, मेसोपोटामिया के अंदर भी जो ट्रेड था, जो व्यापार था, वो उसकी खासियत बना था, ठीक है। ऐसी हर एक सभ्यता की अपनी अपनी खासियत थी, लेकिन इसके अंदर एक ऐसी सभ्यता थी जिसकी ना जाने कितनी ही खूबियां थी। अब ये खूबियां इतनी सारी थी, तो ये सभ्यता खत्म क्यों हो गई? और ये सभ्यता है कौन सी सभ्यता? चलिए, ये सभ्यता है हड़प्पा, या फिर आप कह सकते हो उसे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। ऐसा क्या है सिंधु घाटी की खासियत जो ये बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं? बेटा सिंधु घाटी की सभ्यता की एक नहीं, दो नहीं, ना जाने कितनी ही विशेषताएं थी। उनमें से कुछ विशेषताएं हम पढ़ते हैं। सबसे पहली विशेषता हड़प्पा सभ्यता की कि यहाँ पर नालियां थी वो समकोण पे काटती थी, ठीक है। नालियों के साथ साथ जो रोड थे, जो सड़कें थी, वो भी आपकी समकोण पे ही काटती थी। पहली खासियत हो गई। चलिए सर, ये तो पहली खासियत हो गई। नेक्स्ट खासियत क्या है इसकी? हड़प्पा सभ्यता की नेक्स्ट खासियत कि जो नगर नियोजन था, यानी जो वहां का जो नगर बनाए जाते थे, जो क्लास नगर बनाए जाते थे ना, नगर नियोजन, वो इतने शानदार थे कि पहले घर के बाहर नाली बनाई जाएगी, उसके बाद आप जाके मकान अपना बना सकते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, पहले मकान बनता है, उसके बाद रोड बनता है, उसके बाद नाली बनती है, फिर वो रोड टूटता है क्योंकि बिजली के तार नहीं डाले। इनमें और क्या खासियत थी ये भी समझिए। हर एक घर के अंदर कुआं था,
मैक्सिमम जो आप देखोगे वहां पर कुएं मिलेंगे, और एक कुआं बाहर भी था क्लास, एक कुआं बाहर भी था, ताकि जो आने जाने वाले जो राही हैं वो भी पानी पी सके। सर ये तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई। हाँ जी, एडवांस तो हो गई। इसके अलावा एक एडवांस टेक्नोलॉजी और थी कि जो इनकी जो नालियां थी ना वो स्ट्रेट नहीं थी, यानी इन्हें जो था ज्योमेट्री, यानी जिसको हम ज्योमेट्री कहते हैं, जियोमेट्री कहते हैं, उनका भी बहुत अच्छा खासा ध्यान था। इन्होंने जो नालियां थी वो हल्की सी नीचे की स्लोप की साइड बनाई, नहीं थोड़ा सा झुका के बनाई थी, ताकि जो पानी है वो एक साथ नीचे जा सके। अब जहां पर ये काटते थे वहां पर एक ढक्कन होता था, यानी जो जहां पर नालियां काटती थी वहां पर एक ढक्कन होता था, जहां पर वो ढक्कन है उसको हटा के वहां की सफाई की जाती थी। अब सोच के देखो क्लास, जब पत्थरों का युग आया उसके बाद एक ऐसी सभ्यता आई जिसने ना जाने अपने नगर बनाए, स्विमिंग पूल बनाए रहने के लिए, इसके अलावा नगर इस तरीके से बनाए कि सारी गलियां एक जगह से काट रही हैं, ठीक है, नहरों की परियोजना चालू करी, अफगानिस्तान जैसे शहर के अंदर इन्होंने खेती चालू कर दी, जैसे हमने पहले समझा। तो यही तो सभ्यता थी जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, और अभी आज भी जानना चाहता है। अब क्यों जानना चाहता है, इसके लिए आगे क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर हम लगाते हैं, इनमें से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? सिंधु घाटी सभ्यता। ना ही मेसोपोटामिया की थी, ना ही मिस्र की थी, ना ही फारस की थी। वो कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता थी। क्लास क्लियर? चलिए क्लास, इसी बात पे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक चीज और एक झलक छोटी सी आपकी, कहां पर? आपकी और कहीं नहीं, मोहनजोदड़ो या सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर। देखिए क्लास, अगर आप इसको देख पा रहे हो, देखो हर एक जो गली है, ठीक है, हर एक गलियां हैं यहाँ पर, एक पर्टिकुलर लाइंस में है, ठीक है। यहाँ से नदी जा रही है, नदी को काटा, नदी को काट के बहा के अंदर लेके आए, अंदर लेके आए, यहाँ पर जो है ट्रेड चल रहा है, यानी व्यापार चल रहा है। ये देखिए सीधे सीधे जो गलियां हैं जो मैंने आपको बताया वो चल रही हैं, यहाँ पर अन्नागार है, यहाँ पर रहने के लिए घर है, व्यापार चल रहे हैं, ठीक है, दूसरे देशों से जुड़े हुए हैं। यहाँ से जा रहा है, यहाँ पे खेतियां हो रही है, खेती के लिए पानी यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी पानी आ रहा है। तो ये सोच के देखो क्लास, ये सोच के देखो मेरे भाई कि कितने एडवांस रहे होंगे उस समय में, कितने ही आगे दूरदर्शी हैं। जो चीज आज हम कर रहे हैं ये पहले ही करके बैठे थे। लेकिन इसके खत्म होने की जो चीज है, यानी ये जो सभ्यता खत्म हुई, इसके बारे में जो जानना है, जो इतिहास है, वो थोड़ा गोलमोल है, क्योंकि इसकी जो लिपि है वो अभी तक समझ नहीं पाए हम। अब जब समझ नहीं पाए तो हम जान ही नहीं पाएंगे कि ये क्या कहना चाहते थे, या इनकी किताबों में क्या लिखा है, ये क्या सोचते थे, क्या विचार करते थे। लेकिन जितने भी हमें साक्ष्य मिले, पाकिस्तान से लेके भारत, गुजरात, ठीक है, यहाँ तक हरियाणा तक जो इनके साक्ष्य मिले हैं, उनसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है आपका पूरा मोहनजोदड़ो का एक छोटा सा शहर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है क्लास? सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी, अभी तो बता के लाया हूं, सिंधु घाटी शहरों की जो गलियां थी वो कैसी थी? कैसी थी भैया गलियां? चौड़ी और सीधी थी? हाँ जी सर। तंग और मैली थी, यानी तंग थी, यानी छोटी छोटी थी, यानी जो गलियां थी वो काफी छोटी छोटी थी? नहीं, अभी दिखाया बहुत बड़ी बड़ी गलियां थी। फिसलन वाली थी? तंग और टेढ़ी थी। फिसलन वाली यानी मिट्टी की थी और उसमें फिसल रहे थे क्या लोग? नहीं। क्या तंग और टेढ़ी थी, यानी तंग तो थी, यानी पतली तो थी, और ऊपर से टेढ़ी टेढ़ी, ऐसे थी, ऐसे थी, ऐसे थी, ऐसे थी। क्या ऐसे ऐसे गलियां थी? नहीं सर, अभी तो आपने बताया इनकी गलियां कैसी थी? एकदम सीधी थी, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यानी कैसी थी? चौड़ी और सीधी, यानी चौड़ी और एकदम सीधी। अब क्लास चौड़ी और सीधी, अगर आप न्यूयॉर्क को देखोगे ना, न्यूयॉर्क को देखोगे या फिर किसी भी प्रायोजित शहर को, यानी जो भी शहर का पहले नक्शा बनाया गया हो, जो भी आधुनिक शहर है, अगर आप उनके नक्शे ध्यान से देखोगे ना तो उनके अंदर एक खासियत मिलेगी कि भैया अगर मान लीजिए एक शहर बनाया है तो उसके अंदर सारे रोड, सारी गलियां एक दूसरे को एक पर्टिकुलर एंगल पे, यानी समकोण पे जरूर काट रही होंगी, और यही इन शहरों की खासियत होती है। तो यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो गलियां थी वो चौड़ी और सीधी थी। चलिए अब एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्या है? विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ कहां मिला था? ग्रेट बाथ कहां मिला था? बताया था अभी। क्या हड़प्पा में मिला था, चुनहद्रो में मिला था, मोहनजोदाड़ो में मिला था, लोथल में मिला था? देखो चुनहद्रो के अंदर
चनोद्रोड़ों की एक खास बात बता दूं, चनोद्रों के अंदर जिसको आप कहते हो चूड़ियां, चूड़ियों के साइन मिले थे। किसके? चूड़ियों के। चनोद्रोड़ों में चूड़ियों के साइन मिले थे। इसके अलावा यहाँ पर जो आप कह सकते हो बीड्स या फिर शंख जिसे कह सकते हो, उसके भी कुछ साक्ष्य मिले थे कि यहाँ पर जो है ऑर्नामेंट्स बनाए जाते थे। चलिए, अब मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा यानी चनोद्रोड़ तो गया, तो विशाल स्नानागार कहाँ था? मैंने बताया था एक ऐसी जगह, एक ऐसी जगह जहां पर न जाने कितनी ही बिल्डिंग्स मिली थी, कितने ही बिल्डिंग्स मिली थी, जिसके अंदर विशाल स्नानागार था, ठीक है, अन्नागार था, ठीक है। वहां के जो बिल्डिंग्स थी वो डबल स्टोरी थी। तो बताइए कहाँ थी वो जगह? हाँ जी बेटा, वो और कहीं नहीं, वो थी मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता की एक खास बात और है, या फिर आप हड़प्पा गए या मोहनजोदड़ो, इन दोनों के अंदर बहुत फर्क था। हड़प्पा जो था वो निचला शहर था, हड़प्पा जो था वो निचला शहर था, जिसे हम दुर्ग और आप कह सकते हैं प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, ठीक है। दुर्ग जो था वो ऊपर बनाया गया था, जो दुर्ग था वो ऊपर था, और जो निचला शहर था वो नीचे था। निचला शहर कहते हैं, जो निचला शहर था क्लास, जो निचला शहर कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो थे वो मजदूर रहते थे, ठीक है। और जो दुर्ग था जो ऊपर था, जो एक प्लेटफॉर्म पे बना हुआ था, जो एक प्लेटफॉर्म पर बना हुआ था, यहाँ पर राजा और व्यापारी रहते थे, यहाँ पे राजा और व्यापारी रहते थे, ये कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या है बेटा? मोहनजोदड़ो, क्योंकि विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला था। मोहनजोदड़ो एक अच्छी जगह थी उस टाइम की, यानी वहां पर राजा महाराजा लोग रहते थे। चलिए क्लास, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी? अभी मैंने बताया लिपि क्या होती है, जिसके अंदर एक भाषा लिखी जाती है, भाषा लिखी जाती है, उसको हम कहते हैं लिपि। यानी जो साइंस होते हैं, जो साइंस होते हैं, ठीक है, जिसको हम कह सकते हो चिन्ह, लिपि चिन्ह होती है। जैसे हिंदी की क्या है? हिंदी की जो चिन्ह है, ठीक है, वो है देवनागरी, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी, ठीक है, हिंदी जो है देवनागरी में लिखी जाती है। तो बताइए ऐसे ही सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसकी जो लिपि थी वो कौन सी थी? तमिल, खरोष्टी, ब्राह्मी। खरोष्टी और ब्राह्मी जो लिपि थी वो अशोक के टाइम की है। खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि जो है वो अशोक, द ग्रेट अशोक के टाइम की, अशोक के समय की, ठीक है बेटा। और अशोक ने जो अपने बारे में लिखवाया वो सब का सब खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में लिखवाया था, जिसे जेम्स प्रिंसेप ने, किसने? जेम्स प्रिंसेप ने डिकोड किया था, ठीक है। तो यानी ये दोनों तो नहीं होंगे। तमिल या अज्ञात, अज्ञात का मतलब है जिसका पता ही ना लगा। अभी मैंने बताया कि जो हड़प्पा सभ्यता, ये सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, इसकी जो लिपि थी वो अभी तक पढ़ी नहीं गई, ठीक है सर, पढ़ी नहीं गई है, तो इसका मतलब क्या हो गया? अज्ञात हो गया। हाँ सर, अज्ञात हो गया। लेकिन क्या इसकी लिपि की और भी खासियत है? हाँ जी, इस भाषा की और इस लिपि की एक खासियत और है बेटा। ये क्या होता था, ये एक पत्थर पे लिखी जाती नहीं, गीले से लकड़ी पत्थर पर ये लिखी जाती थी, उकेरी जाती थी। तो इसकी जो लिपि वो कीलाकार तरीके से भी कहते हैं। कैसे कहते हैं बेटा? इसे हम कहते हैं कीलाकार, कीलाकार, ठीक है। और ये जो भाषा थी ये कैसे चलती थी? हमारे लिखने का तरीका क्या होता है? जो नॉर्मल है वो हम या तो लेफ्ट से राइट जाते हैं या राइट से लेफ्ट जाते हैं। बट ये लोग कैसे लिखते थे? ये लोग ऐसे लिखते थे, यानी यहां से चालू करो, फिर इधर से इधर से इधर से। इसलिए, और ये कैसे पता चला? क्योंकि यहां पर जब हमने लिखा वो बड़े थे, यहाँ पे अक्षर छोटे थे, फिर यहाँ पर बड़े हो गए, फिर यहाँ पर छोटे हो गए। जब हमारे पास पेज कम रह जाता तो हम छोटे छोटे लिखना चालू करते हैं। सेम इसी की वजह से यहाँ पर इसके बारे में पता चला कि जो लिपि थी ये लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट जाती थी, ठीक है। यानी ये जो है अज्ञात है, और इसके अंदर चिन्हों का प्रयोग किया गया है। जो चिन्ह है वो कुछ इस प्रकार के हैं, ऐसे ऐसे कुछ चिन्ह बने हुए, और न जाने कितने चिन्ह, 5000 से ज्यादा चिन्ह है। तो इसलिए इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया, यानी ये अज्ञात है, इसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिली है क्लास। अब चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में। इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? सर आपने पाषाण बताया था। इतिहास जब से शुरू हुआ तब से हमने एक नाम दिया पाषाण। पाषाण का मतलब होता है स्टोन एज, यानी पत्थरों का युग, ठीक है, पत्थरों का युग।
इसे स्टोन एज या पाषाण युग इसलिए कहा गया क्योंकि इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं, यानी लिखित साक्ष्य, इसके लिए लिखित साक्ष्य कोई भी नहीं मिले, हमें कोई भी साक्ष्य लिखित नहीं मिले पाषाण काल के, इसलिए इसके बारे में हम ज्यादा जानकारी नहीं जुटा पाए, यानी इसके बारे में जो जानकारी है वो काफी कम है, बहुत ही ज्यादा कम है इसके लिए जानकारी हमारे पास पाषाण काल के लिए। अब देखिए यहाँ पे तो पाषाण से पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, लघु पाषाण, नव पाषाण, पाषाणी पाषाण है। क्लास पाषाण को 3 तरीके से बांटा गया था, पाषाण काल को 3 तरीके से बांटा गया था। सबसे पहले था पूरा पाषाण, ठीक है, मध्य पाषाण और नव पाषाण यानी नया पाषाण, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मैंने बताया पूरा पाषाण, तो पूरा पाषाण का है पूरा पाषाण काल, यानी सबसे पहले पूरा पाषाण काल था। पूरा पाषाण काल को भी 3 खंडों में विभाजित किया जाता है, लेकिन उन 3 खंडों से जो होता है वो हमारे क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है। पूरा पाषाण, नव पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण, ठीक है, और ऐसे ही, लेकिन उससे क्वेश्चन बनता नहीं है। सिर्फ ये पूछा जाता है कि पूरा पाषाण काल यानी सबसे पहला काल कौन सा है, और वो है पूरा पाषाण काल। चलिए क्लास अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। अब क्लास सीधी बात है, मैंने कहा पाषाण के अंदर तो पत्थर ही यूज हो रहे। जब मैंने कहा आपसे पाषाण के अंदर पत्थर ही यूज होते हैं या फिर पाषाण का मतलब ही पत्थर होता है, तो भाई पाषाण तो सबके साथ लगा हुआ है ना, तो भाई सारे आंसर होने चाहिए। नहीं, उसने क्वेश्चन में क्या पूछा, किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए, यानी सबसे पहले इस्तेमाल किए गए। अब पत्थर के औजार मतलब हैंडल है, यहां पर पत्थर को बांध रखा है, ठीक है, हथौड़े के तौर पे, कुल्हाड़ी के तौर पे, यानी पत्थर के नुकीलेपन का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, तो वो कौन सा था, नव पाषाण था नहीं, लघु पाषाण था नहीं, मध्य पाषाण था नहीं, वो था बेटा, वो भी था पूरा पाषाण काल। तो क्लास चलिए यहां तक उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए हों। तो चलिए अब क्लास ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री के। जो भी बच्चा हमसे जुड़ना चाहता है और नोट्स को पीडीएफ में प्राप्त करना चाहता है, वो कुछ ना करे, 8368860838 पर व्हाट्सएप कर दे अपना नाम और अपना स्टेट लिखकर, और आपको जितनी भी पीडीएफ चाहिए जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, आपको सारी फ्रीली अवेलेबल करा दी जाएंगी। तो चलिए क्लास मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में परीक्षा लाइव चैनल पे।